दीपा की मम्मी उसे कार से मेरे घर छोड़ गई। मैं संकोच के कारण उन्हें अंदर आने तक को न कह सकी। अंदर बुलाती तो उन्हें हींग जीरे की दुर्गंध से सनी अम्मा से मिलवाना पड़ता। उसकी मम्मी जाते जाते महंगे इत्र की भीनी भीनी खुशबू छोड़ गई थी, जो काफ़ी देर तक मेरे मन को सुगंधित किए रही। मेरे न चाहते हुए भी दीपा सीधे रसोई की तरफ चली गई और बोली, रसोई से मसालों की चटपटी सी सुगंध आ रही है। मौसी क्या बना रही हैं? मैंने मन ही मन कहा, सुगंध या दुर्गंध। फिर झेंपते हुए बोली, पतौड़े। दीपा चहक कर बोली, सच 3-4 साल पहले दादी माँ के गांव में खाए थे। मैंने दीपा को लताड़ा, धत, पतौड़े भी कोई चीज़ खाने की होती है। तेरे घर उस दिन पेस्ट्री आई थी, कितनी स्वादिष्ट थी, मुंह में घुलती चली गई थी। दीपा पतौड़े की ओर देखती हुई बोली, मम्मी से कुछ भी बनाने को कहो तो बाजार से न जाने कब कब की सड़ी पेस्ट्री उठा लाएगी, न खट्टे में न ढंग से मीठे में। रसोई की दहलीज पार करते ही जैसे मेरी मम्मी के पैर जलने लगते हैं। चंदन जो भी बना दे हमारे लिए वो कहीं मोहन भोग है। अम्मा ने दही सौंठ डालकर दीपा को एक प्लेट में पकौड़े दिए तो उसे चटकारे लेकर खाने शुरू कर दिए। मैं मन ही मन सोच रही थी, कृष्ण के सुदामा के ताबुल खा रहे हैं, वरना दीपा के घर तो कितनी की तरह के बिस्कुट रखे रहते हैं। अम्मा से कुछ बाजार से मंगाने को कहो तो तुरंत घर का बनाने बैठ जाएगी। दीपा प्लेट को चाट चाट कर साफ कर रही थी और मैं उसकी मम्मी उसके घर के बारे में सोचे जा रही थी। दीपा की मम्मी साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में मुस्कुराती हुई कितनी स्मार्ट लगती। यदि वे क्लब चली जाती तो चंदन लॉन में कुर्सियां लगा देता और अच्छे अच्छे बिस्कुटों व गुजराती चिवड़े से प्लेटें भरता जाता। अम्मा तो बस कहीं आने जाने में ही साड़ी पहनती हैं और उनके साथ लाल काले सफ़ेद रूबिया के साधारण 3 ब्लाउजों से काम चला लेती हैं। प्लेट रखते हुए दीपा अम्मा से बोली, मौसी आपने कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। दादी ने तो अरबी के पत्ते काटकर पतौड़े बनाए थे, पर उनमें वह बात कहाँ जो आपके चटपटे पतौड़े में है। मैं और दीपा कैरम खेलने लगी। मैंने उससे पूछा, मौसी जी आज कहाँ गई हैं? दीपा ने उदासी से उत्तर दिया, उनका महिला क्लब गरीब बच्चों के लिए चैरिटी शो कर रहा है, उसी में गई हैं। मैंने आश्चर्य से चहक कर कहा, सच? मौसी घर के साथ साथ समाज सेवा भी? रसोई से अम्मा की खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। वे मेरे और दीपा के लिए मोटे मोटे 2 प्यालों में चाय ले आई। दीपा उनसे लगभग लिपटने हुए बोली, मौसी आप भी कमाल हैं, बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं। आइए आप भी कैरम खेलिए। अम्मा छिपी रुस्तम निकली, एक साथ 2-2 3-3 गोटियां निकाल कर स्ट्राइक छेड़ती हैं। अचानक उनको जैसे कुछ याद आया, कैरम बीच में ही छोड़कर कहते हुए उठ गई, मुझे मसाले कूट कर रखने हैं, तुम लोग खेलो। अम्मा के जाने के बाद दीपा आश्चर्य से बोली, तुम लोग बाजार से पैकेट वाले मसाले नहीं मंगाते? मेरा सिर फिर सर से झुक गया। रसोई से इमाम दस्ते की खटखट मेरे हृदय पर हथौड़े चलाने लगी। कई बार मिक्सी के लिए बजट बना, पर हर बार पैसे किसी निकल जाएगा। मिक्सी बात बात में ख़राब होती रहती है और बिजली भी तो आती जाती रहती है। मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। मैंने उससे पूछा, मौसी जी चैरिटी शो से कब लौटेंगी? तेरे पापा भी तो ऑफिस से आने वाले हैं। दीपा ने लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मम्मी का क्या पता कब लौटे, और पापा को तो अपने टूर प्रोग्रामों से फुर्सत ही नहीं रहती। महीने में 4-5 दिन ही घर पर रहते हैं। एक अपने पिताजी हैं, कभी टूर पर जाते ही नहीं, बस ऑफिस से आते ही हम भाई बहनों को पढ़ाने बैठ जाएंगे। टूर प्रोग्राम तो टालते ही रहते हैं। दीपा के पापा उसके लिए बाहर से कितना सामान लाते होंगे। मैंने उत्सुकता से पूछा, सच दीपा? फिर तो तेरा सारा सामान भारत के कोने कोने से आता होगा। दीपा रोनी सी सूरत बनाकर बोली, घर पूरा अजायब घर बन गया है, और फिर वहाँ रहता ही कौन है? बस पापा का लाया हुआ सामान ही तो रहता है घर में। मोहल्ले की औरतें व्यंग से मम्मी को
नगर नाइन कहती हैं उन्हें समाज कल्याण से फुर्सत जो नहीं रहती। होमवर्क तक समझने को तरस जाती हूँ मैं। अम्मा ने रसोई से आकर प्यार से कहा, चलो दीपा, सुमन, कल के लिए कुछ पढ़ लो। ये आएंगे तो साथ साथ खा लेना, उसके बाद उसने पढ़ लेना। कल तुम लोगों के 2-2 टेस्ट हैं बेटे। दीपा ने अम्मा की ओर देखा और मेरे साथ ही इतिहास के टेस्ट की तैयारी करने लगी। उसे कुछ भी तो याद नहीं था। उसकी रोनी सूरत देखकर अम्मा उससे पाठ याद करवाने लगी। जैसे जैसे वह उसे सरल कर करके याद करवाती जा रही थी, उसके चेहरे की चमक लौटती जा रही थी। आत्मविश्वास कुछ चेहरे पर झलकने लगा था। पिताजी ऑफिस से आए तो हम सबके साथ खाना खाकर उन्होंने मुझे तथा दीपा को गणित के टेस्ट की तैयारी के लिए बैठा दिया। दीपा को पहाड़े भी ढंग से याद नहीं थे। जोड़ जोड़ कर पहाड़े वाले सवाल कर रही थी। तभी दीपा की मम्मी कार लेकर उसे लेने आ गई। अम्मा सकुचाई सी बोली, दीपा को मैंने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया है, जो कुछ भी बना है आप भी खा लीजिए। थोड़ी नानुकुर के बाद दीपा की मम्मी ने हमारे उल्टे सीधे बर्तनों में खाना खा लिया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। स्टूल और कुर्सी से डाइनिंग टेबल का काम लिया। न सॉस न सलाद। सोचा अम्मा को भी क्या सूझी। हाँ, उन्होंने उड़द की दाल के पापड़ घर पर बनाए थे। अचानक ध्यान आया तो मैंने खाने के लिए उन्हें भून दिया। दीपा की मम्मी ने भी दीपा की तरह हमारे घर का खाना चटकारे लेकर खाया। फिर माँ बेटी चली गई। अब अक्सर दीपा की मम्मी उसे हमारे घर कार से छोड़ जाती और रात को ले जाती। समाज कल्याण के कार्यों में मैं पहले से भी अधिक उलझती जा रही थी। शुरू में दीपा को संकोच हुआ, पर धीरे धीरे हम भाई बहनों के बीच उसका संकोच कच्चे रंग सा धुल गया। पिताजी ऑफिस से आकर हम सब के साथ उसे भी पढ़ाते और गलती होने पर खूब खबर लेते। मैंने दीपा से पूछा, पिताजी तुम्हें डांटते हैं तो कितना बुरा लगता होगा, उन्हें तुझे डांटना नहीं चाहिए। दीपा मुस्कुराई, धत पगली, मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए उनके पास वक्त है। दवाइयाँ भी तो कड़वी होती हैं, पर वह हमें ठीक भी करती हैं। मेरे मम्मी पापा के पास तो मुझे डांटने के लिए भी समय नहीं है। मुझे दीपा की बुद्धि पर तरस आने लगा। अपने मम्मी पापा की तुलना मेरे माता पिता से कर रही है। मेरे पिताजी क्लर्क और उसके पापा बहुत बड़े अफसर। उसकी मम्मी कई समाजसेवी संस्थाओं की सदस्या। मेरी अम्मा घूर घुस्सू। उसके पापा क्लबों टूरों में समय बिताने वाले। मेरे पिताजी ट्यूशन का पैसा बचाने। अचानक दीपा 1 और 2 जनवरी को विद्यालय नहीं आई। यदि वह 3 जनवरी को भी नहीं आती तो उसका नाम कट जाता। इसलिए मैं 3 जनवरी को विद्यालय जाने से पूर्व उसके घर जा पहुंची। काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा खुला। मैं आश्चर्यचकित हो दीपा को देखने चली जा रही थी। वह एकदम मुरझाए हुए फूल जैसी लग रही थी। मैंने उसे मीठी डांट पिलाते हुए कहा, दीपा तू बीमार है, मुझे मैसेज तो कर देती। वह फीकी सी हंसी के साथ बोली, मम्मी पास के गांव में बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाने चली जाती है। और कुंदन, मैंने पूछा, 4-5 दिनों से गांव गया हुआ है, उसकी बेटी बीमार है। पहली बार मेरे मन में दीपा की मम्मी के लिए रोष के तीव्र स्वर उभरे। और तू जो बीमार है और तेरे लिए मौसी जी का समाज सेविका वाला रूप क्यों धुंधलाता जा रहा है? चैरिटी घर से शुरू होती है। यह कहकर मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया। दीपा के सिरहाने बिस्कुट का पैकेट तथा थर्मस में गर्म पानी रखा हुआ था। मैंने उसे चाय बना कर दी। फिर स्कूल जाकर अपनी और दीपा की छुट्टी का प्रार्थना पत्र दे आई। हुए अम्मा को सब बात बताती भी आई। पूरा दिन मैं दीपा के साथ बैठी रही। थर्मस का पानी खत्म हो चुका था। मैंने थर्मस गर्म पानी से भर दिया। दीपा का मन लगाने के लिए उसके साथ वीडियो गेम खेलती रही। मन ही मन मेरा स्वर विद्रोही हो उठा। मौसी, तब भी आपको अपनी बीमार बिटिया का ध्यान नहीं आता? सभी तो बारी बारी से बीमार दीपा की ओर संकेत करते हैं। आपने तो यह भी ध्यान नहीं दिया कि स्कूल में 3 दिनों की अनुपस्थिति में दीपा का नाम कटते कटते रह गया। ओह,
मेरी अम्मा कितनी अच्छी है, उनके बिना मैं घर की कल्पना ही नहीं कर सकती। वे हमारे घर की धुरी हैं जो पूरे घर को चलाती हैं। आपसे ज़्यादा तो कुंदन आपके घर को चलाने वाला सदस्य है। मेरी अम्मा की जो भी शक्ल सूरत है वह उनकी अपनी है, किसी ब्यूटी पार्लर से उधार में मांगी हुई नहीं। यदि आपका ब्यूटी पार्लर 4 दिन भी न खुले तो आपकी सुंदरता दम तोड़ देती है। अम्मा ने 2 कमरों के मकान को घर बनाया हुआ है, जबकि आपका लंबा चौड़ा बंगला बस शानदार मगर सुनसान स्मारक सा लगता है। मौसी, आप कितनी स्वार्थी हैं कि अपने बच्चों को अपना समय नहीं दे सकती, जबकि हमारी अम्मा का हर पल हमारा है। मेरा मन भटके पक्षी सा अपने नींद में माँ के पास जाने को व्याकुल होने लगा।